नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्ञानदूत कार्यक्रम के लिए हम लगातार हमारा जो कॉलेज शिक्षा विभाग है वो आपको अच्छे वीडियोस, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें बता रहा है। तो आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में स्त्री विमर्श नामक बिंदु का अध्ययन करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि स्त्री विमर्श बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। क्या है ये स्त्री विमर्श? आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्त्री विमर्श दरअसल आंदोलनों की एक श्रेणी है। जैसे जो कई सारे आंदोलन चलते हैं, जैसे दलित को केंद्र में रखकर चलाया गया आंदोलन दलित आंदोलन होता है। ठीक उसी तरह स्त्री को केंद्र में रखकर चलाया गया आंदोलन क्या कहलाता है? स्त्री विमर्श कहलाता है। आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक समानता को परिभाषित और स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशे मतलब उनके रोजगार के अवसर स्थापित करना शामिल है। स्त्री विमर्श उन साहित्यिक आंदोलनों को भी कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता, क्योंकि हमारा जो मूल है, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हमारा जो मूल है वो हमें हिंदी साहित्य ही पढ़ना है। तो स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलनों को भी कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री के साहित्य की रचना की गई। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मिता मूलक विमर्शों की भांति ही मुख्य विमर्श रहा है। देखिए, अस्मिता मूलक विमर्श जैसे दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, मेनली होते क्यों हैं? क्योंकि अपनी अस्मिता को, अपनी स्वायत्तता की चेतना को बढ़ाने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, विमर्श किए जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मिता मूलक विमर्शों की ही भांति मुख्य विमर्श रहा है, जो कि लिंग विमर्श पर आधारित है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवाद या मातृ सत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा है। अर्थात हम सब क्या कहते हैं? मातृ सत्तात्मक, नारीवाद, स्त्री को केंद्र में रखकर चलाया जा रहा आंदोलन। नारी विमर्श, स्त्री विमर्श, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का प्रारंभ कब हुआ? सबसे पहले हम ये बात करते हैं तो पश्चिम में हुआ। इसके संबंध में कई विद्वान एकमत नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, जब पश्चिम में स्त्रियों के मताधिकार और पाश्चात्य संस्कृति में स्त्रियों के योगदान पर चर्चा होने लगी थी। हम सभी जानते हैं स्त्री को कभी भी पुरुष के बराबर दर्जा नहीं मिला, हमेशा उसे दोयम दर्जा मिला है। और ये विमर्श जो है, ये इसका जो मूल है वह इसी पर आधारित है। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्त्री विमर्श जो है वो 20वीं शताब्दी की देन है। 20वीं शताब्दी में कुछ लोग इसका प्रारंभ सिमोन द बाउआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 में लिखी गई के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं, तो कुछ मैरी एलमन की पुस्तक थिंकिंग अबाउट विमन 1968 में लिखी गई के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी इस तरीके के डिस्कोर्सेज, इस तरीके के विमर्श शुरू हुए, वो कहाँ शुरू हुए? हमेशा पश्चिम में शुरू हुए। हम क्यों पश्चिम में शुरू हुए? इसके पीछे भी कारण है। कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि वहाँ से कुछ नया वाद और विवाद प्रारंभ होता है। हम उसको प्रश्रय देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर भी लागू करते हैं। तो 1968 से कई लोग मानते हैं, कई लोग सिमोन द बाउआ की द सेकंड सेक्स 1949 से इसको मानते हैं, थिंकिंग अबाउट विमेन से मानते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान इस तरह के किसी वर्ष विशेष को स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु मानना उचित नहीं मानते, क्योंकि 20वीं शताब्दी में इसके पहले भी स्त्री को अलग पहचान, उसके स्वतंत्र अस्तित्व, उसके अधिकारों की समस्याओं को उठाया जाने लगा था। जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वंस ओन, अपना निजी कक्ष 1929 में लिखी गई थी, में लिखा था, व्हाइट हॉल के पास से गुजरते हुए किसी भी स्त्री को अपने स्त्रीत्व का बोध होते ही अपनी चेतना में उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर आश्चर्य होता है कि मानव सभ्यता की सहज उत्तराधिकारिणी होने के बाद वह कैसे इससे परकी है और इसकी आलोचक कैसे हो गई। ये वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं, उनकी अपनी एक आत्मकथा है रूम ऑफ वंस ओन, अपना निजी कक्ष।
कहती है कि स्त्री को चेतना की आवश्यकता है, स्त्री को अपने जुनून की, अपनी आत्मबोध की आवश्यकता है। उससे ये अस्मिता मूलक विमर्श, ये स्त्री विमर्श, ये नारीवाद, ये मातृसत्तात्मक पक्ष, ये सब हमारे यहाँ आया। अब हम ये देखते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ की इस पुस्तक ने यूरोप और अमेरिका के स्त्री विमर्श को ही नहीं, भारतीय स्त्री विमर्श को भी प्रभावित किया। कैसे किया? हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका प्रभा खेतान, जिनकी पुस्तक क्या है, उपनिवेश में स्त्री, 2003 में आई। अब मेरी एक बहुत ही करबद्ध अनुरोध है अपने समस्त विद्यार्थियों से कि अगर वे स्त्री विमर्श को सोचना चाहते हैं, स्त्री विमर्श को पढ़ना चाहते हैं, उसकी गहराइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो कृपया लाइब्रेरियों में जाकर स्वयं खरीद कर उपनिवेश में स्त्री ये पुस्तक जरूर पढ़ें। इस पुस्तक से प्रभावित हुई है और सिमोन द बाउआर की पुस्तक सेकंड सेक्स से भी यूरोप और अमेरिका ऐसे भारत में आया। यूरोप और अमेरिका नारीवाद ने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में खूब जोर पकड़ा। मोनिक विटिंग, काटे मिलेट, जूलिया क्रिस्टीवा, हेलेना सिक्सस, एलिन मोअर्स, एलन शोवाल्टर, एंजिला कार्टर, मैरी जैकोबर्स आदि इत्यादि अनेक लेखिकाओं की पुस्तकें प्रकाशित हुई। भारत पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ा और भारत में हम देखते हैं कि कब आया। अब हम बात करते हैं हमारे भारत या भारतीय साहित्य में। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श ने लगभग अंत में जोर पकड़ा है। अनेक लेखिकाएं उसमें शामिल हुई है। हिंदी में नारी विमर्श की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं। जो विद्यार्थी स्त्री विमर्श को गहरे तक जानना चाहते हैं, जो विद्यार्थी स्त्री विमर्श को बहुत अधिक महसूस करना चाहते हैं, स्त्री विमर्श पे बात करना चाहते हैं, तो उन पुस्तकों का ध्यान रखें और ज़रूर से पढ़ लें। बाधाओं के बावजूद नई औरत, उषा महाजन, 2001 में लिखी गई पुस्तक। स्त्री सरोकार, आशा रानी वोहरा है, ये थोड़ा सा गलती से हो गया है, आशा रानी वोहरा, 2002 में। हम सभ्य औरतें, मनीषा, 2002 में। स्त्रीत्व विमर्श, समाज और साहित्य, क्षमा शर्मा की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, 2002 की। स्वागत है बेटी, विभा देवसरे की पुस्तक है। स्त्री घोष, कुमुद शर्मा जी की पुस्तक है। औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा जी की पुस्तक है, 2003 में आई, बहुत अच्छी पुस्तक है। खुली खिड़कियाँ, मैत्रेयी पुष्पा, 2003 में आई पुस्तक है। उपनिवेश में स्त्री, ये भी 2003 में आई, प्रभा खेतान की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। ये पूरा जो इतिहास सुमन राजे ने लिखा है, आधा इसलिए लिखा है, आधा नाम इसका इसलिए है क्योंकि स्त्री आधी आबादी का सच है, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने दिया साहित्य का आधा इतिहास, क्योंकि जो भी महिलाओं ने लिखा वो आधा लिख पाई हैं, क्योंकि हम आधी आबादी तो हैं ही। तो ये सारी पुस्तकें मेरे ख्याल से, मेरे विचार से सभी विद्यार्थियों के पास जो स्त्री विमर्श को समझना चाहते हैं उनके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी हिंदी की अनेक लेखिकाएं जो हैं वो नारी होने का दावा कर रही हैं। चित्रा मुद्गल जी हैं, ममता कालिया जी हैं, मृदुला गर्ग जी हैं और बहुत सारे नाम जो अभी नए हैं, अभी वो सब मैंने इसमें नहीं लिखे, लेकिन बहुत सारी लेखिकाएं इस तरीके का दावा कर रही हैं और वो ये कहती हैं कि स्त्री विमर्श जो है वो महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन का और वो चलते रहना चाहिए। वो धीरे धीरे नित नवीन परिस्थितियों में रूपायित होते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं आंदोलन कैसे हुआ, स्त्री विमर्श का आंदोलन कैसे चला, उसके बारे में बात करते हैं। आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत ब्रिटेन और अमेरिका में हुई। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी और औद्योगिक क्रांति के दौरान कई किस्म के संघर्ष हुए। उसमें एक संघर्ष स्त्री पक्ष ने भी किया। उन्होंने धर्मशास्त्र और कानूनों के मुकाबले खुद को पुरुषों के मुकाबले स्त्री और बौद्धिक धरातल पर कमज़ोर मानने से इनकार कर दिया। वस्तुतः सही भी है, स्त्री कभी कमज़ोर नहीं है। तो उन्होंने 18वीं शताब्दी में इनकार कर दिया। 1792 में फ्रांसीसी क्रांति में महिला मुक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर 1857 में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं और पुरुषों के समान वेतन को लेकर हड़ताल हुई। हमारे यहाँ भी आप सभी जानते हैं नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन है, उसमें लिंग जाति आधारित कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में तो बात कहाँ से चली, 1857 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने
महिलाओं और पुरुषों के समान वेतन को लेकर के हड़ताल हुई थी। इसी के बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया और इसी के साथ विश्व भर में नारी मुक्ति की शुरुआत हो चुकी थी। 1848 में कुछ प्रखर महिलाओं ने बाकायदा एक सम्मेलन करके नारी मुक्ति से संबंधित एक वैचारिक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं में एलिजाबेथ कैंडी, स्टैंटन, लुक्रासिया काफिनमोर ये प्रमुख हैं। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि स्त्री को संपूर्ण और बराबर के कानूनी हक दिए जाएं। हालांकि ये बात भारत में बहुत बाद में आई है, लेकिन स्त्री को संपूर्ण और बराबर के कानूनी हक देने चाहिए। उन्हें पढ़ने के मौके दिए जाएं, बराबर मजदूरी और वोट देने का अधिकार दिया जाए इत्यादि क्रांतिकारी मांगें पारित की गई। यह आंदोलन तेजी से सारे यूरोप में फैल गया, लेकिन इसकी असली सफलता 1920 में जाकर के मिली, जब महिलाओं को, स्त्रियों को क्या मिला, अमेरिका में वोट डालने का जब अधिकार मिला। तो जो सारी नारी विमर्श, नारी आंदोलन की जो सफलताएं थीं वो यहाँ आकर के केंद्रीभूत हो गई, यहाँ आकर के जुड़ गई, यहाँ आकर के जुट गई। और सत्य है, इससे बड़ी सफलता कोई नहीं हो सकती। पहले हमें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। इसके बाद सन 1559 में पीट्सबर्ग का अगला आंदोलन हुआ। 1908 में विमेंस फ्रीडम लीग की स्थापना ब्रिटेन में हुई। जापान ने इस आंदोलन की शुरुआत 1911 में की। 1911 से जापान में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। 1936 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मैडम क्यूरी, 1936 में रेडियो एक्टिव किरणों पर मैडम क्यूरी को मिला था नोबेल। तो नोबेल मैडम क्यूरी सहित 3 महिलाएं फ्रांस में पहली बार मंत्री बनी। इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जब भारी बहुमत से महिलाओं के राजनीतिक अधिकार का अधिनियम पारित किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी मुक्ति का आंदोलन तभी से माना जाता है। कब से? 1951 से। 1975 पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोपेनहेगन में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, नैरोबी में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 1985 और शंघाई में 1995 में तीसरा महिला अधिवेशन संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिवेशन संपन्न हुआ और पूरे विश्व में स्त्री मुक्ति के आंदोलन जगह जगह किए जाने लगे। नारी स्वायत्तता और अस्मिता का जयघोष बोला जाने लगा। नारी की चेतना, नारी की अस्मिता को पहचाना जाने लगा और यहीं से नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। भारत में हम देखते हैं क्या रहे नारीवादी आंदोलन। तो भारत में हालांकि देखिए, भारत में वैदिक काल से हम लोग बात करें तो मैत्रेयी, लोपामुद्रा, गार्गी ये सब महिलाएं थीं, लेकिन वो हक, वो हिस्सा, पुरुषों के बराबर की स्थिति नारी को नहीं थी। सब बात करते हैं बहुत महान नारियां हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, लेकिन नारी की स्थिति हम जानते हैं आज भी क्या है। भारत में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत नवजागरण के साथ हुई। राजा राममोहन राय ने 1818 में सती प्रथा का विरोध किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, हम सभी जानते हैं कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह, विधवा विवाह, बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध लड़ते हुए राजा राममोहन राय स्त्री के पक्षधर नजर आते हैं। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है। इस प्रकार अमेरिका से शुरू हुआ यह आंदोलन भारत में स्त्री जाति की चेतना का स्वर बन गया। स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता के लिए कई महिला सुधारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनमें रमाबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फूले इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। पंडित रमाबाई ने
1882 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्त्री धर्म नीति के माध्यम से स्त्रियों को जागृत कर स्वावलंबन और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर कड़ा परिश्रम किया। स्त्रियों के लिए समान अवसर व समान वेतन प्रदान करने के पक्ष में लगातार लड़ती रहीं। सन 1883 में उन्होंने पितृसत्ता के विरोध में द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक लिखी। विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। वे स्त्री पुरुषों के परस्पर सहयोग और समानता की भाव पर बल देती हुई कहती है कि यह विस्तृत सांसारिक जिंदगी किसी महाकाव्य की तरह है जिसके दो पहलू हैं, एक वाम और एक दक्षिण। वाम पहलू है नारी और दक्षिण पहलू है पुरुष। जब दोनों पहलू संतुलन में कार्य करते हैं तभी प्रसन्नता और सुख का अनुभव होता है। प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नारी को श्रद्धा की वस्तु बना दिया जाए और उसके विरोध में उसको कोई काम ही न करने दिया जाए, उसकी क्षमताओं को न पहचाना जाए, उसकी अस्मिता को कहीं गिना न जाए। इसके लिए ये सब नारीवादी आंदोलन समाज में, देश, राष्ट्र और परिवार में चल रहे हैं। लेकिन अब जो नारी है वो उठ खड़ी हुई है, नौकरियां करने लगी है, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ने लगी है, उसको राजनीतिक वर्चस्व भी हासिल हुए हैं और देश में महिलाएं बहुत कुछ कर रही है। प्रसाद का एक कथन मुझे याद आता है, क्या कुछ भी स्वत्व नहीं रखती अर्धांगिनी तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो जो हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे प्रसाद की जो हम बात कर रहे हैं, जो एक नहीं दो दो मात्राओं वाली बात कर रहे हैं, स्त्री की क्षमताओं को कहीं ना कहीं पहचाना जाना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा जहाँ सिर्फ समाज में, राष्ट्र में, परिवार में पुरुषों को स्थान दिया जाए, बल्कि आज विश्व के स्तर पर भी महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं। साहित्यिक लेखन में महिलाएं बहुत नाम रोशन कर रही हैं। आजकल जो पुरस्कार मिलते हैं उनमें सबसे पहला नाम महिलाओं का आता है। महिलाएं शक्ति भी हैं और समृद्धि भी। तो हम महिलाओं को कभी भी हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और अब आगे देखिए कि लोगों ने क्या क्या किया। ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों के सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों के सुधार के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। महिला सेवा मंडल की स्थापना की और फूले दंपत्ति ने 1848 से लेकर 1952 तक लगभग 18 पाठशालाएं खोली। उन्होंने पाठशालाओं का संचालन, प्रबंधन सावित्रीबाई ही किया करती थीं। उन्होंने स्वयं ही पाठशालाओं का पाठ्यक्रम बनाया, उसे क्रियान्वित भी किया। प्रारंभ में लड़कियों की शिक्षा का विरोध तो हुआ, लेकिन बाद में लोग स्त्री शिक्षा का महत्व समझने लगे और कन्याशालाएं ही अधिक खुलती चली गई। क्योंकि देखिए, अगर ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर लड़के को शिक्षित करोगे तो एक ही कुल शिक्षित होगा, लड़की को शिक्षित करोगे तो दो कुल शिक्षित होंगे। वो दूसरे परिवार में जाएगी, अपने परिवार का माहौल बनाएगी। इस तरह से आगे चलकर 1855 में ज्योतिराव फूले ने पुणे में रात्रि पाठशाला खोली। इस पाठशाला में दिन भर काम करने वाले मजदूर, किसान और गृहिणियां पढ़ने आती थीं। यह भारत की पहली रात्रि पाठशाला थी जो ज्योतिबा फूले ने खोली। ज्योतिबा राव फूले का मानना था कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं हो जाती तब तक सच्चे अर्थों में समाज शिक्षित नहीं हो सकता। एक शिक्षित माता संस्कार दे सकती है, उन्हें हजारों अध्यापक या गुरु नहीं दे सकते। जब तक देश की आधी जनसंख्या, नारी समाज शिक्षित नहीं हो जाते तब देश कैसे प्रगति कर सकता है। वे मानते थे कि स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र हैं, इसलिए दोनों को अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए। वो बहुत उचित है, बहुत आवश्यक है। उन्होंने तत्कालीन समाज में विधवाओं की दयनीय दशा को देखकर उनके केश मुंडन का विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन कर उनकी स्थिति सुधार के कई कड़े प्रयत्न किए। ताराबाई शिंदे ने सन 1882 में अपनी रचना स्त्री पुरुष तुलना के माध्यम से तत्कालीन समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया। लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष के अधिकारों को लेकर ये जो भेदभाव हो रहा था उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया।
विधवाओं के लिए किए जाने वाले अत्याचारों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया और पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई। ताराबाई शिंदे स्वयं विधवा थी, इसलिए विधवाओं की पीड़ा से, उन पर हो रहे अत्याचारों से वो बहुत अधिक परिचित थी। ऐसे धर्म और धार्मिक कट्टरताओं पर कड़ा प्रहार करती थी। एक विधवा जो ऐसा नारकीय जीवन जीने पर विवश है कि मतलब जानवर भी नहीं जीते, उनके बाल काट दिए जाते, उनको बहुत परेशान किया जाता, अंधेरे बंद कमरों में उनको रखा जाता था। तो उनको अगर किसी ने सुबह सुबह उनकी शक्ल देख ली तो उन्हें मनहूस माना जाता था। समाज में उनकी कोई वरीयता नहीं थी, तीज त्योहारों पे बुलाया नहीं जाता था। ऐसी विधवा समाज की स्थिति को देख करके ताराबाई का मन बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ और उन्होंने महिलाओं के, विधवाओं के समर्थन के लिए अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया और समर्थन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इन स्त्रियों ने न केवल नारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपितु पुरुष वर्चस्व की लक्ष्मण रेखा को लांघकर काफ़ी तादाद में देश की आज़ादी में भाग लिया। 20वीं सदी तक आते आते एनी बेसेंट, सरला देवी, सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं भारतीय राजनीति में सक्रिय हुईं और उन्होंने अपने दखल से अपनी अमिट छाप छोड़ी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आगे चर्चा कर रही हूँ। आप, आशा है, स्त्री विमर्श को समझेंगे। स्त्रियों को इतनी पीड़ा है, इतनी मानवीय उन्हें मानव भी नहीं एक समय में समझा जाता था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्त्री विमर्श की आखिर ऐसी मतलब क्यों है ऐसी स्त्री की स्थिति। इस समाज की सारी नैतिकता देह से शुरू होकर स्त्री देह पर ही खत्म होती है। स्त्री देह से शुरू हो जाती है, स्त्री देह पर खत्म हो जाती है। अगर कोई महिला को आपको प्रताड़ित करना है, अगर आपको किसी महिला के बारे में अपने विचार देने हैं और आप उस महिला को डाउन करना चाहते हैं, उसको पीछे रखना, हटाना चाहते हैं, तो सामने उसके चरित्र पर लांछन लगाना पुरुष के लिए सबसे आसान चीज़ है। पवित्रता, अपवित्रता, शील, अश्लील, भद्र, अभद्र आदि कुछ लैंगिक, सब कुछ लैंगिकता के दायरे में आ जाता है। स्त्री है वो अपराधिनी होगी ही होगी, ऐसी मान्यता जो है वो समाज में एक लंबे समय तक बनी हुई है। स्त्री द्वारा आत्महत्या करना यह सूचित करता है कि वह शारीरिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुई, न ही आर्थिक रूप से, न ही मानसिक तौर पर अपने को स्वतंत्र कर पाई है। जो स्त्रियां स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास करती हैं वे या तो समाज से बहिष्कृत कर दी जाती हैं या यह साबित किया जाता है कि ये मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। ऋतुमती होना, गर्भधारण करना, दूध पिलाना, बच्चे पालना, संस्कार देना, पिटना, बलात्कार, गालियाँ, यांत्रिक शारीरिक संबंध, नोच खसोट, हिकारत चुपचाप झेलते चले जाना स्त्री देह से जुड़े हुए अप्रतिम सत्य हैं। स्त्री विमर्श की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह है कि यह प्रतिशोध से पीड़ित नहीं है, उसका विरोध पुरुष से नहीं है, उसका विरोध है पितृसत्तात्मक समाज से। यह दमन चक्र का जवाब दूसरे दमन चक्र से स्त्री विमर्श में नहीं दिया जाता, वो देना भी नहीं चाहती है स्त्री, लेकिन उसका जो विरोध है, उसका विरोध है पितृसत्तात्मक समाज से। वो चाहती है कि देह की स्वतंत्रता का प्रश्न निश्चित रूप से औरतों की जिंदगी से जुड़ा है, निश्चित रूप से औरतों की ज़िंदगी से जुड़ा है, उनकी अस्मिता, उनका सम्मान और जीवन के मूल अधिकारों से जुड़ा है। स्त्री न केवल घर परिवार बल्कि समग्र जीवन की एक इकाई है, उसका अस्तित्व वैयक्तिक भी है और सामूहिक भी है। उसकी चिंताएं, उसके सरोकार व्यापक हैं, उसका वजूद एक छोटे से समूह खंड का एक टुकड़ा आकाश तक सीमित नहीं है। स्त्री विशाल है, उसका अस्तित्व विशाल है, उसकी संचेतना विशाल है और ये बात स्त्री विमर्श में बहुत अधिक मानी गई है, बहुत अधिक कही गई है। स्त्रियों का लेखन एक संघर्ष है। दिन भर खटते रहने के बाद वह कुछ समय लेखन के लिए चुरा लेती है जो व्यवस्था को पसंद नहीं है। उसे परवाह नहीं है कि उसकी रचना सराही जाएगी अथवा उसे उपेक्षा मिलेगी। संघर्ष करते हुए उसे तराजू का पलड़ा बराबर रखना है। स्त्री अपनी राह खोज खोज कर बना रही है। उसे सरोकारों से जुड़कर अपने साथ रहते हुए अत्याचारों, व्यभिचारों की बात कहनी है। महानगरों में घर और परिवार कठिन परिस्थितियों में जूझती स्त्रियों के साथ कैसे कैसे छल प्रपंच हो रहे हैं। कामकाजी स्त्रियां लोकल ट्रेन में लटकती, बित्ता भर सीट के लिए कचकच करती। मैंने एक चित्रण किया है, आप देखिएगा विद्यार्थियों, कि कैसे कैसे छल प्रपंच हो रहे हैं। कामकाजी स्त्रियां लोकल ट्रेन में लटकती, बित्ता भर सीट के लिए कचकच करती, थकी हारी घर पहुंचकर पब्लिक टैप से पानी भर पतीलियों, कुकरों, थालियों से लड़ते भिड़ते
देर रात सोने का उपक्रम करती है। पति की मार खाकर सोने वाली औरत बेआवाज़ उठकर अंगीठी जलाकर खटर पटर में व्यस्त हो काम पर निकल लेती है। दिन रात ताने सहते हुए गलियों की बौछार में वो महिला अपना मार्ग तलाश रही है। ऐसे में स्त्री विमर्श की आवश्यकता, ऐसे में स्त्री विमर्श की जीवंतता, संचेतना और उसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। लोग कहते हैं स्त्री विमर्श क्यों आया, स्त्री को क्या ज़रूरत है, हम मान तो रहे हैं घर में, लेकिन जो औरत काम कर रही है, जो औरत बायनिक वुमेन है, साड़ी पहनकर खट 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 सीढ़ियाँ चढ़ने वाली औरत को भी स्त्री विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोहरे शोषण की शिकार होती है। घर में वो पति के शोषण की शिकार है, ऑफिस में वो बॉस के शोषण की शिकार है। उनको अपनी पीड़ाएं व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए स्त्री विमर्श की आवश्यकता और स्त्री विमर्श की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। महिलाएं आज भी, जबकि वह पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो स्त्री विमर्श की उनको ज़रूरत है। उनको अब आज हमने इस बात पर चर्चा की कि स्त्री विमर्श क्या है, उसके आंदोलन क्या हुए, स्त्री विमर्श की थोड़ी भावभूमि क्या है। अब हम आगे इन्हीं के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे और उपन्यास, काव्य, कहानी, इन सभी में स्त्री विमर्श कैसे आया, किस तरीके से आया, इसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। तो अभी हम इस बात पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ मैं, और आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।